जय हिंद साथियों, घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर किताब के विज्ञान विषय पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे, यहाँ तक कि लकड़ी, लोहे और मोम के एक समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुँचेगा वह है। ठीक, उत्तर दिया गया है सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न पे हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। आइए एक बार फिर से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है ये ग्रेविटी के चैप्टर से, गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर से। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण यह निर्भर किस पर करता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण के विषय में हम लोग चर्चा किए थे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण वह त्वरण होता है कि ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरने वाले वस्तु में उत्पन्न त्वरण। तो जो भी वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरती है उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, अर्थात वेग परिवर्तन का जो दर होता है, उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यह गुरुत्वीय त्वरण जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाएगी तो यह स्पष्ट है कि उस पर गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो यह गुरुत्वीय त्वरण निर्भर किस पर करता है? तो यह गुरुत्वीय त्वरण की जो निर्भरता होती है, इसकी निर्भरता ये हवा के उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, निर्भर करता है। ठीक, और किस पर निर्भर नहीं करता, ये भी आपको ध्यान देना है कि यह निर्भर किस पर नहीं करेगा। तो निर्भर नहीं करता किस पर? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के आकृति पर। ठीक, तो अब हम इन दोनों से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें कि हवा की उपस्थिति और अनुपस्थिति ये तो हमारे गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान अथवा वस्तु की आकृति ये गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता। तो आइए दोनों के आधार पर प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले बिंदु पर कि इसकी निर्भरता है हवा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हवा उपस्थित होगा तब क्या होगा? हवा की उपस्थिति में देखते हैं। ठीक है, तो हवा की उपस्थिति में क्या होता है? हवा की उपस्थिति में अगर हम दो वस्तुओं की बात करें, दो वस्तु, ठीक है, जिसमें से एक हल्का हो और दूसरा भारी हो, तो अगर हवा उपस्थित होगा तो हवा की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हवा की उपस्थिति के कारण अगर हवा होगा अर्थात वायुमंडल होगा तो हवा में एक बल कार्य करता है। उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक, उत्प्लावन बल या इसी को हम कहते हैं उत्क्षेप बल। ठीक, उत्क्षेप बल। अब इस उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल की जो दिशा होती है, जो दिशा होगी वो ऊपर की ओर कार्य करता है, ऊपर की ओर कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हवा में जब हम हल्की और भारी वस्तु को गिराते हैं तो हल्की वस्तु के ऊपर उत्प्लावन बल अधिक कार्य करता है, उत्प्लावन बल अधिक कार्य करता है। अर्थात अगर यह पेन हम हवा में सीधे उपस्थिति में गिरा रहे हैं तो यह उत्प्लावन बल, मान ले हमारी जो हथेली है उत्प्लावन बल का कार्य कर रहा है, तो हल्की वस्तु को ऊपर की ओर ज़्यादा उछालेगा क्योंकि इसकी दिशा ऊपर की ओर कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में हल्की वस्तु इसका कम विरोध कर पाती है, अर्थात इसको दबाने में असफल हो जाती है, तो वो धीरे धीरे नीचे आती है क्योंकि उत्प्लावन बल उसको ऊपर की ओर धक्का दिए है। वहीं जब भारी वस्तु होता है, भारी वस्तु पर भी उत्प्लावन बल लगेगा लेकिन कम लगता है क्योंकि भारी होने के कारण उत्प्लावन बल का विरोध करने में ये सक्षम होता है। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि हथेली उत्प्लावन बल है
तो अगर हम इस भारी वस्तु को, इस रिमोट को इस पर रख दें तो हथेली नीचे दबता चला जाएगा, अर्थात उत्प्लावन बल कम होता है और भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में भारी वस्तु नीचे आती है और हल्की वस्तु धीरे धीरे नीचे आती है। ठीक है, तो अगर हवा की उपस्थिति होगी तो हवा की उपस्थिति में क्या होगा, हवा की उपस्थिति में भारी वस्तु पहले आता है, पहले नीचे गिरेगा, ठीक, नीचे गिरेगा, और हल्की वस्तु क्या होगा, ये बाद में नीचे आता है, ठीक, बाद में नीचे आता है। तो ये तो हुआ बात हवा की उपस्थिति का। लेकिन अगर हवा उपस्थित नहीं होगा, अगर हवा उपस्थित नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हवा नहीं रहेगा तो इसका मतलब कैसा वातावरण है, निर्वात है, अर्थात वैक्यूम है। तो वैक्यूम अगर रहेगा तो ये उत्प्लावन बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उत्प्लावन बल हवा के का गुण है ये, ठीक है, उसके कारण लगाया गया बल है। तो अगर स्थिति निर्वात की हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में ना तो हल्की वस्तु पर कोई उत्प्लावन बल लगेगा और ना ही भारी वस्तु पर कोई उत्प्लावन बल लगेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों ही वस्तुओं पर, हल्की और भारी दोनों ही वस्तुओं पर क्या होगा, समान गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, समान गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। और अगर समान गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु पर कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हल्की और भारी वस्तु ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में देखिए, अगर प्रश्न में दिया है कि लकड़ी, लोहा और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कहीं भी हवा की उपस्थिति की बात नहीं किया है प्रश्न में। और अगर हवा की उपस्थिति की बात नहीं किया है तो हम ये मान लेते हैं कि यह स्थिति निर्वात की है। और अगर निर्वात की स्थिति है तो दोनों वस्तुओं पर समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, अर्थात दोनों वस्तुएं समान एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। ठीक है, ये तो हुई हम हवा की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर। अब यहीं पर हम समझ लेते हैं कि इसकी निर्भरता नहीं होती, अर्थात ये द्रव्यमान और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी इसी का पूरक प्रश्न है। यहाँ से हम ध्यान देते हैं कि अगर किसकी उसका द्रव्यमान चाहे जो हो और उसका आकृति चाहे जो हो, चाहे वो वर्गाकार आकृति में हो, त्रिभुजाकार आकृति में हो, आयताकार आकृति में हो अथवा वक्राकार हो, किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु हो, किसी भी आकृति का हो और चाहे कितने भी द्रव्यमान का हो, अगर हवा अनुपस्थित होगा तो ऐसी स्थिति में सब साथ साथ पहुंचेंगे। और हवा उपस्थित होगा तो भारी वस्तु पहले पहुंचेगा और हल्की वस्तु बाद में पहुंचता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 18 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम की वस्तुओं को ऊपर से एक साथ पृथ्वी पर छोड़ा जाए। तो अगर हवा की उपस्थिति की बात नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे कि 25 किलोग्राम, 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम, चाहे कितना भी किलोग्राम का वस्तु हो, कितना भी उसका द्रव्यमान अथवा भार क्यों न हो, वो सब साथ साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न में देख भी रहे हैं कि यहाँ पर हवा की उपस्थिति की बात नहीं किया है, अर्थात हम कॉमन सेंस लगाते हैं कि स्थिति निर्वात की है और निर्वात की स्थिति में सभी वस्तुएं साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक, इस पर हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए इस प्रश्न को आप देखिए, यहाँ पर दे दिया है हवा में लोहा, लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराने पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दे दिया गया है हवा में, तो अगर हवा की बात है तो लकड़ी और लोहे में भारी कौन सा होगा, भारी हमारा लोहा हो जाएगा। लोहे को हम भारी धातु मानते हैं और इसकी अपेक्षा लकड़ी क्या होगा, लकड़ी हल्की वस्तु हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हवा उपस्थित होगा तो क्या होगा, हवा की उपस्थिति में लकड़ी पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा, उत्प्लावन बल अधिक कार्य करता है। ठीक, और अगर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा और लोहे में क्या होगा, लोहे में उत्प्लावन बल क्या होगा, उत्प्लावन बल कम लगता है। ठीक, क्योंकि ये भारी है, उत्प्लावन बल को दबाने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में अगर उत्प्लावन बल इस पर कम लगेगा और इस पर ज़्यादा लगेगा तो उत्प्लावन बल अधिक लगने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव होगा कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, अथवा इसी को हम कह सकते हैं लोहे की गेंद पहले गिरती है। ठीक, पहले गिरती है। ठीक है,
क्लियर हुआ? वही प्रश्न है जिस पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। अगर बात हवा की होगी तो हवा की उपस्थिति में उत्प्लावन बल अधिक लगता है, अर्थात हल्की वस्तु बाद में गिरती है और भारी वस्तु पहले नीचे आती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये भी उसी चैप्टर से, गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर से। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार, ठीक, अधिक मालूम पड़ता है। ठीक, मालूम पड़ने का मतलब क्या होता है? ये केवल प्रतीत होता है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, ये केवल प्रतीत होता है। ठीक, अर्थात ये जो परिवर्तन है ये आभासी परिवर्तन होगा। ठीक, आभासी या काल्पनिक परिवर्तन होगा, काल्पनिक परिवर्तन होगा। इसे भी याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर जाता है तो उसे अपने भार में परिवर्तन का जो एहसास होता है वो होता है काल्पनिक या आभासी, वास्तविक। ठीक, तो वहाँ पर ये जो परिवर्तन हमको ऐसा एहसास होता है कि हमारा वजन कुछ ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो हमको अपने भार में ये परिवर्तन लग रहा है ये केवल आभासी परिवर्तन, आभासी या काल्पनिक परिवर्तन ही होता है, वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। अर्थात अगर कोई 18 किलोग्राम भार का कोई व्यक्ति उस पर बैठा है तो चाहे वो ऊपर जाए लिफ्ट से चाहे वो नीचे आए, ऐसा नहीं होता कि वो 18 किलोग्राम का है और ऊपर जाने लगा तो 50 किलोग्राम का हो जाएगा। ठीक, ऐसी स्थिति अगर होती, मतलब वास्तविक परिवर्तन होता, तो हर वो दुबला पतला व्यक्ति जो कुपोषण का शिकार होगा क्या करेगा? लिफ्ट में जाकर बैठ जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी और उसका भार बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये केवल आभासी या काल्पनिक परिवर्तन ही होता है, वास्तविकता में नहीं होता। चलिए अब हम लोग प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि जब किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ उत्तर दिया है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती हो। ठीक, क्योंकि एक ऑप्शन ये भी बनाया जा सकता है जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। ठीक, एक ऑप्शन ये भी लिखा जा सकता है आपको कि समान गति से, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? त्वरित गति से। ठीक, तो चलिए लिफ्ट के संबंध में कुछ चीज़ों को और हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं। चलिए लिफ्ट में व्यक्ति के भार में होने वाला आभासी परिवर्तन। ठीक, तो ये कितने प्रकार से होता है और क्या क्या स्थिति होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक, अर्थात उसको अपने भार में आभासी वृद्धि प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भार कुछ बढ़ गया है। कब? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। ठीक, मुख्यतः दो प्रकार की गति से कोई वस्तु गतिमान होता है। एक गति होता है त्वरित गति और दूसरा गति होता है एक समान गति। ठीक, तो एक समान गति और त्वरित गति में अंतर क्या है? त्वरित गति वह गति होता है जिसमें गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता हो। अर्थात अगर वो प्रारंभ में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है,
ठीक है, तो कुछ समय के बाद उसका चाल बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है, 10 किलोमीटर से 8 हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो ये जब घटने बढ़ने की प्रवृत्ति हमारे चाल में निरंतर बनी रहती है तो ऐसे गति को हम त्वरित गति कहते हैं। और एक समान गति क्या होता है, अगर वस्तु 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जहाँ से प्रारंभ होगा वहाँ से लेकर उसके गंतव्य स्थान अर्थात जहाँ तक जाएगा वहाँ पर बीच में कहीं भी 10 किलोमीटर से 8 और 12 नहीं होगा। ये हर स्थिति में हर समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बनाए रखेगा। तो ऐसे चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। और अगर यह चाल त्वरित गति हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, त्वरित गति की स्थिति में वस्तु का चाल क्या होगा, ये परिवर्तन होते रहेगा। तो यहाँ पर भी ध्यान देना है, अगर लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर गतिमान होगा तब तो क्या होगा, तब ऐसी स्थिति में हमको हमारा वेट बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न दे दे लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर अथवा नीचे आती है तो वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। तो इसे भी याद रखिएगा, अगर प्रश्न में आपको दे दे कि लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रही हो अथवा एक समान चाल से नीचे आ रही हो तब वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होगा, तो अगर समान चाल होगा तो ऐसी स्थिति में उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी का एहसास उसको नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर लिफ्ट का चाल एक समान है तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, और अगर लिफ्ट की चाल त्वरित चाल है तो ये ऊपर जाने पर बढ़ जाता है। और जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति को अपना भार क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात आभासी परिवर्तन होगा। कब, जब लिफ्ट की चाल त्वरित चाल हो और ऐसी स्थिति से वो सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर से पहले मंजिल की ओर आती हो, ग्राउंड फ्लोर की ओर। तो ऐसी स्थिति में अगर वो ऊपर से नीचे और त्वरित गति से आती हुई प्रतीत होती है तो ऐसी स्थिति में हमारा भार क्या होता है, कम प्रतीत होने लगता है। और अगर लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तब भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन अगर लिफ्ट एक समान चाल को बनाए रखे तो ऐसी स्थिति में हमको हमारे भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता। ठीक, एक स्थिति और बनती है, उस पर हम लोग देखते हैं। इसको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। चौथी स्थिति क्या हो सकती है, ठीक है, चौथी स्थिति है लिफ्ट के नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक, टूट जाने पर ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। ठीक, शून्य प्रतीत होता है, अर्थात वो क्या होगा, भारहीनता की अवस्था महसूस करेगा, भारहीनता की अवस्था महसूस करता है। ठीक, ऐसा लगता है कि उस पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं कार्य कर रहा है और वह अपना भार शून्य महसूस करने लगता है। ठीक, अर्थात वेटलेस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, जब लिफ्ट की डोरी टूटती है तभी ये कंडीशन आती है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है
कि नीचे आते समय अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति को अपने भार में क्या परिवर्तन होगा, तो भार शून्य प्रतीत होने लगता है। ठीक, अगली स्थिति क्या है, लास्ट स्थिति पे हम लोग देखते हैं। एक स्थिति ये भी बन सकती है, एक स्थिति ये भी बन सकती है, इसे भी ध्यान दीजिए कि यदि लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दीजिए कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे की ओर आकर्षित करता है। अर्थात ऊपर उछाले गया प्रत्येक पिंड अगर हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो वापस नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में जब हम ऊपर से जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं। लेकिन अगर एक कंडीशन ये हो जाए कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक, लिफ्ट में जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल अगर यह पृथ्वी से अधिक हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लिफ्ट हमको ऊपर की ओर खींच लेगा। ठीक, अर्थात हम नीचे की ओर आने की बजाय कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऊपर उठकर लिफ्ट के छत से टकरा जाता है। ठीक, अर्थात हवा में तैरने लगता है। ठीक, जैसे ये लिफ्ट है, ठीक, ये इसका छत है लिफ्ट का और ये लिफ्ट का फर्श है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम खड़े हैं तो खड़े किस बल के कारण हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो क्या है कि यह पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यही गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर हमको आकर्षित करके हमको यहाँ पर खड़ा किया है। लेकिन अगर यह लिफ्ट का गुरुत्वाकर्षण बल ये इसकी अपेक्षा अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हम यहाँ से ऊपर की ओर उठेंगे और लिफ्ट के छत से जाकर टकरा जाएंगे, अर्थात हवा में तैरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये 5 स्थितियाँ बनती हैं लिफ्ट से और पाँचों स्थिति से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, पांचों प्रश्न पांचों स्थिति से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है किसी लोलक की कालावधि अर्थात टाइम पीरियड, ठीक है, ये निर्भर करता है। ठीक, और उत्तर दिया गया है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो लोलक क्या होता है, अर्थात पेंडुलम। ठीक, लोलक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं पेंडुलम। ठीक, जो हमारी पेंडुलम वाली घड़ी होती है, लोलक घड़ी। ठीक, तो यह किस पर निर्भर करता है, उसका जो आवर्तकाल, ठीक, कालावधि, इसको हम कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल अर्थात टाइम पीरियड। ठीक, तो ये आवर्तकाल क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल हम किसके कहते हैं, तो आवर्तकाल की जो परिभाषा होती है वो होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय। एक चक्कर लगाने में लगे समय को ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल या कालावधि या टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक, अर्थात अगर यह कोई लोलक हो, ठीक, और यह इसकी माध्य स्थिति को दर्शाती है, ठीक, जहाँ से वो अपनी साम्यावस्था को बनाए रखता है, उसे हम कहते हैं माध्य स्थिति। ठीक, और यह अपने माध्य स्थिति से एक तरफ यहाँ पर अधिकतम और एक तरफ यहाँ तक अधिकतम दूरी तय कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने को हम कहते हैं उसका आयाम। ठीक, तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से लौटकर यहाँ आया, तो ये क्या माना जाएगा, इसका एक चक्कर पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ से शुरू किया, यहाँ गया और फिर यहाँ से लौटकर यहाँ आया।
फिर इस दिशा में जाएगा, यहाँ जाएगा और फिर लौट के अपने सामान्य स्थिति पर अर्थात माध्य स्थिति पर आता है। तो अपने माध्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम दूरी तय करने में और लौटकर पुनः आने में जितना समय लगेगा उसी समय को हम लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो किसी भी लोलक का आवर्तकाल की जो निर्भरता होती है, ठीक, निर्भरता, इसे भी समझिए कि लोलक का आवर्तकाल केवल लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक। अर्थात लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी, ठीक। अब लंबाई पर निर्भरता का मतलब क्या है कि अगर लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है तो लोलक का आवर्तकाल घटता है, ठीक। अर्थात अगर हम किसी भी लोलक के लंबाई को बढ़ा दें, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, एक लोलक तो हमारा ये हुआ, ठीक, इतना लंबा है, मान लें कि इसकी कुल लंबाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हम एक लोलक को लेते हैं 3 सेंटीमीटर का और उसी के एक लोलक हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, ठीक। तो यह 5 सेंटीमीटर का लोलक हुआ और ये 3 सेंटीमीटर का लोलक हुआ। तो यहाँ पर अगर देखें कि 3 सेंटीमीटर का जो लोलक है उसकी अपेक्षा जो 5 सेंटीमीटर वाला पेंडुलम होगा, ठीक, तो अगर उसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में अपने एक चक्कर को पूरा करने में अधिक समय लेता है, ठीक, अधिक समय लेता है। क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल घटेगा। आवर्तकाल घटने का मतलब है कि उसका चाल भी घटेगा, अर्थात धीरे धीरे जाएगा और फिर उसी चाल से धीरे धीरे वापस आएगा। तो अगर चाल घटती है तो ऐसी स्थिति में एक चक्कर पूरा करने में समय अधिक लगेगा, ठीक। अर्थात लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, लंबाई बढ़ने से लोलक की चाल घट जाती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। अर्थात पूछा जा सकता है कि किसी भी लोलक के लंबाई बढ़ने से उसका चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई को जब हम बढ़ाएंगे तो उसकी चाल घटती जाती है, ठीक। और अगर चाल घटेगी तो एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा तो इसको हम कह सकते हैं कि उसका आवर्तकाल घट जाता है, ठीक। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति है कि लंबाई के घटने पर क्या होगा, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक, बढ़ जाता है, ठीक। क्लियर हुआ? अर्थात अगर हम 3 सेंटीमीटर लोलक की बात करें तो यह अपने एक चक्कर को पूरा करने में अधिक चाल से जाएगा, इसका वेग ज़्यादा होगा और उतने ही अधिक चाल से वापस भी आएगा। तो ऐसी स्थिति में कम समय लगेगा, ठीक, कम समय लगेगा। तो कम समय लगने का मतलब क्या हुआ, इसकी चाल बढ़ जाती है, ठीक। याद रखिएगा, लंबाई के बढ़ने पर चाल घटती है और लंबाई के घटने पर चाल बढ़ती है। और चाल अगर घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा, अर्थात ज़्यादा समय लगेगा। और अगर चाल बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में कम समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में, और एक चक्कर पूरा करने में कम समय लेने का मतलब क्या हुआ, आवर्तकाल घट गया है, ठीक। क्लियर हुआ? तो ये केवल इसकी लंबाई पर ही निर्भर करता है, ठीक। अब इसी लंबाई से दोनों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं अन्य प्रकार के, एक प्रश्न पूछा जाएगा कि लोलक घड़ी अर्थात पेंडुलम वाली घड़ी, ठीक, किस मौसम में ज़्यादा तेज चलती है और किस में कम चलेगी, ठीक। तो यह देखिए, दो ही मौसम हमारे सामने है, एक गर्मी का मौसम है और एक सर्दी का मौसम है, अर्थात ठंडी का मौसम। दो मौसम है। तो गर्मी के मौसम में क्या होगा, गर्मी के मौसम में हम ये जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में एक रेखीय प्रसार होता है, ऊष्मा के कारण उसकी लंबाई चौड़ाई अर्थात आयतन में वृद्धि होता है, ठीक। तो गर्मी के दिनों में लंबाई क्या होगी, लंबाई बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में लंबाई
बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रेखीय प्रसार होगा ऊष्मा के कारण, तो ऊष्मा के कारण रेखीय प्रसार होने के कारण लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल घटेगा, अर्थात गर्मी के दिनों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक, सुस्त हो जाती है अर्थात धीरे कार्य करती है। और अगर सर्दी का मौसम होगा तो सर्दी के मौसम में क्या होगा? प्रत्येक वस्तु का जो ऊष्मा होता है, जिस ऊष्मा को अवशोषण करके अपने लंबाई में वृद्धि किया है, उस ऊष्मा का क्षय हो जाता है, विनाश हो जाता है। और अगर ऊष्मा का विनाश होगा तो पुनः वह सिंक करके संकुचित होकर अपने पूर्व लंबाई को प्राप्त करेगा। ठीक, तो पूर्व लंबाई को प्राप्त करने का मतलब क्या होगा? हम कह सकते हैं कि लंबाई घट जाती है। ठीक, लंबाई घट जाती है। और अगर लंबाई घटेगी तो इसका मतलब है कि सर्दी के दिनों में क्या हो जाएगा? लोलक घड़ी तेज हो जाती है, अर्थात फास्ट काम करने लगती है। ठीक, तो ये भी प्रश्न इसी के कॉन्सेप्ट पर है कि अगर लंबाई बढ़ेगा, और लंबाई किस मौसम में बढ़ेगा? गर्मी में। गर्मी में लंबाई बढ़ने का मतलब आवर्तकाल घटा। आवर्तकाल घटा का मतलब क्या हुआ? कि लोलक घड़ी धीरे धीरे चलने लगी। और अगर हमारी लंबाई घटेगी, घटने का मतलब है सर्दी का मौसम, ठंडी का मौसम, और ठंडी के मौसम में अगर लंबाई घट रही है तो इसका तात्पर्य है कि लंबाई के घटने से आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, अर्थात उसकी चाल बढ़ जाती है, और चाल के बढ़ने से वह तेज अर्थात फास्ट काम करने लगती है। ठीक, इसीलिए अब एक प्रश्न और इससे पूछा जा सकता है कि आपको दो घड़ियां बना कर देगा, दो घड़ी दे देगा और दोनों घड़ी लोलक घड़ी होगा। ठीक, एक घड़ी के लोलक को इतना लंबा किया और दूसरे घड़ी के लोलक को इतना लंबा किया। ठीक, अब यहाँ से अगर लोलक की लंबाई को हम देखेंगे, अगर लोलक की लंबाई कम है, ठीक, अर्थात यह घड़ी है B और यह घड़ी है A। ठीक, तो यह कौन सी घड़ी ज़्यादा तेज चलती है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घड़ी B की लंबाई क्या है? इसकी लंबाई कम है, और लंबाई कम होने का मतलब क्या होगा? ये तेज काम करेगा। और इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई अधिक है, और लंबाई अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? ये सुस्त चलेगा, अर्थात धीरे चलता है, स्लो चलता है। ठीक, लेकिन अब इसकी निर्भरता किस पर नहीं होती? एक प्रश्न ये भी ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, कि किसी भी लोलक का जो आवर्तकाल होता है ये किस पर निर्भर नहीं करता। तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है लंबाई पर तो निर्भर करता है, लेकिन लोलक के द्रव्यमान अथवा आकार पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक, इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोलक की लंबाई को बराबर रखें, ठीक, अर्थात दोनों लोलक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लोलक A की लंबाई है। ठीक, और 3 सेंटीमीटर ही लोलक B की लंबाई है, अर्थात लंबाई क्या होगा? समान हुआ। अब हम इसके लोलक को अर्थात गोलक को एक को छोटा कर दें और एक को बड़ा कर दें। ठीक, इसका जो बाम्ब है अर्थात गोलक इसको कहते हैं, इसके गोलक को हमने बड़ा कर दिया और इसके गोलक को छोटा किया। लंबाई क्या रखे हैं? लंबाई दोनों का बराबर रखे हैं। तो अगर बराबर लंबाई की होगी तो यह लोलक के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करेगा। मान ले कि यह 1 किलोग्राम का है और ये क्या है? ये 800 ग्राम का है। ठीक, तो इसका भार कितना होगा? 1 केजी है, इसका भार 800 ग्राम है, अर्थात कम है। तो चाहे लंबाई अगर बराबर हो तो चाहे गोलक का आकार या द्रव्यमान बड़ा हो या छोटा हो, ठीक, उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दोनों घड़ियाँ समान रूप से कार्य करती हैं, समान रूप से कार्य करती हैं। ठीक, अर्थात अगर इसमें इस घड़ी में सुबह का 9 बजा है तो इस घड़ी में भी क्या बजेगा? सुबह का 9 ही बजता रहेगा। ठीक, अर्थात उसका द्रव्यमान या आकार बढ़ाने या घटाने से लोलक के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लंबाई के घटाने अथवा बढ़ाने से आवर्तकाल परिवर्तित हो जाता है। ठीक, चलिए इतने प्रश्न यहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण है। ठीक, वर्षा के बूंद का गोलाकार आकृति का कारण है, प्रश्न का उत्तर दिया गया है पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन। ठीक, तो इसका कारण है सरफेस टेंशन। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है।
पृष्ठ तनाव क्या होता है और ये निर्भर किस पर करता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का मतलब है कि ऊपरी पृष्ठ का तनाव। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम किसी तालाब को देखें तो तालाब में क्या देखते हैं, मान लें कि ये दो तालाब है। ठीक, अब दो तालाब है, दोनों में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक, दोनों में पानी भरा हुआ है, तो हम देखते क्या है कि जो पानी भरा हुआ ऊपरी सतह इसका होता है, ये हमेशा एक चद्दर के समान रूप से तना हुआ फैला हुआ लगता है। क्या किसी तालाब को इस तरह से भी देखे हैं कि इसमें पानी भरा हो और इस आकृति में पानी भरा हो, अर्थात उसका ऊपरी तल कहीं पर उठा हुआ तो कहीं पर धंसा हुआ लगता है? ऐसा नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने पदार्थ हैं, सभी पदार्थों में एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं ससंजक बल। ठीक, ससंजक बल। ठीक, अब ससंजक बल क्या होता है? तो ससंजक बल होता है समान प्रकृति के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला बल। ठीक, एक ऐसा बल जो समान प्रकृति के अणुओं के मध्य कार्य करता है, लगता है। ठीक, उस बल को हम कहते हैं ससंजक बल। तो यहाँ पर जो तालाब है इसमें भी क्या भरा हुआ है? पानी, और जो तालाब दो है इसमें भी भरा गया है पानी। ठीक, तो यहाँ पर पानी ये भी है, जल ये भी है, जल वो भी है, तो जल के अणु क्या होंगे? समान होंगे। इसमें भी जितने भी अणु इसमें शामिल होंगे, सभी अणु आपस में एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं, उस बल को हम कहते हैं ससंजक बल। तो ससंजक बल के कारण क्या होगा? जितने भी कण होंगे, जितने भी अणु होंगे, वो आपस में इस तरह से चिपके होंगे। तो अगर आपस में चिपके रहेंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा? उसमें एक तनाव बल उत्पन्न होगा, और तनाव बल के उत्पन्न होने के कारण उसका तल हमेशा प्लेन अर्थात तनाव में फैला रहता है। ठीक, अब यहाँ से हम देखते हैं इस तनाव बल के कारण क्या होता है। इस तनाव का प्रकृति क्या होती है कि हम ये जानते हैं कि प्रत्येक तनी हुई वस्तु में एक गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? संकुचन का गुण। ठीक, प्रत्येक तनी हुई वस्तु में एक गुण होता है संकुचन का गुण। अर्थात एक उदाहरण से समझते हैं कि रबड़, अगर हम रबड़ को इस तरह से तान के रखें तो उसमें कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? उसकी प्रवृत्ति होती है कि किसी भी वस्तु को जितना तानेंगे उसमें एक संकुचन का गुण पाया जाता है, अर्थात तनाव बल को छोड़ने से वो आपस में संकुचित हो जाते हैं। तो यहाँ भी यह तनाव बल है ससंजक बल के कारण। तो तनी हुई वस्तु में क्या गुण पाया जाएगा? संकुचन का। अर्थात वह यही चाहती है कि जैसे ही इस तनाव बल को छोड़ा जाए हम संकुचित होकर गोलाकार अर्थात कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करेंगे। और अगर कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा जो तना हुआ आकृति होगा ये क्या चाहेगा? ये इतने में आकर संकुचित होकर गोलाकार बूंद में संकुचित हो जाए। और अगर गोलाकार बूंद में संकुचित हुआ तो किसके कारण? इसी तनाव बल के कारण, क्योंकि इस तनाव बल की विशेषता है कि ये संकुचित होने की प्रवृत्ति को रखता है। तो संकुचित होने की प्रवृत्ति को रखेगा तो ऐसी स्थिति में जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो आती तो हैं आपस में तनी हुई एक लकीर के रूप में, लेकिन जब धरती तक पहुंचती हैं तो वो हमको लगता है कि गोलाकार आकृति में ही आ रही हैं। ठीक, तो गोलाकार आकृति में आई क्यों? क्योंकि उसमें पृष्ठ तनाव है, और पृष्ठ तनाव की विशेषता होती है कि वो कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, और कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करने की जिसमें प्रवृत्ति होगा वो संकुचित होकर गोलाकार आकृति में बदल जाएगी। ठीक, इसी पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें हमें गोलाकार आकृति में हमको दिखाई देती हैं। ठीक, तो आज के प्रश्न में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उससे संबंधित अन्य अवधारणा कॉन्सेप्ट पर चर्चा किए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।